वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से करेंगे, जिसका शुभारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है। श्रीनगर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हुआ है। ऐतिहासिक डल झील में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है और देश भर से इस फेस्टिवल में 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है। श्रीनगर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ होने में आपको बताएं कि देश भर से 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 500 उम्मीदवार इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। डल झील जो तारीखी अहमियत हासिल है, डल झील की एक खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं और जब इस झील में ये वाटर स्पोर्ट्स होंगे तो वो काबिले दीद होते हैं, देखने लायक ही होते हैं। और आज से इसका शुभारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ आपको बताएं कि श्रीनगर में हो चुका है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल आपको बताएं कि शुरुआत के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं कि देश भर से इस फेस्टिवल में, इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं 500 तकरीबन प्रतिभागी उम्मीदवार। ऐतिहासिक डल झील में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने हैं और जिसकी खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए झांकियां अलग अलग देख पा रहे हैं। झारखंड के प्रतिभागियों का ये शिकारा आप आगे की ओर जाते हुए देख पा रहे हैं। ऐतिहासिक तस्वीर है। सरोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई कदम उठाया जाता है और आज से इसकी शुरुआत होना, श्रीनगर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ होना, इस और एक बड़ा कदम है। और आज कौन कौन से इवेंट्स रहे, कितने दिनों तक ये इवेंट जारी रहने वाले हैं, तफसील से जानकारी दीजिएगा सरोज। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपको दृश्य दिखाते रहे। यहाँ पे देखिए इस वक्त हम ऐतिहासिक डल लेक पे हैं और ये आप लाइव देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहुंचे और सबसे पहले इस शिकारा रैली को फ्लैग ऑफ किया गया। और ये जो शिकारा रैली आप देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स है जो मुख्तलिफ स्टेट से, यूटी से आए हैं। एक छोटा रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हुआ यहाँ पे। अब कुछ ही देर में यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा जो हैं और साथ साथ उमर अब्दुल्ला वो एक अपनी ओपनिंग स्पीच देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आज से ये जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, खेलो इंडिया का पहला एडिशन कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। जिस तरह से आप दुरुस्त फरमा रहे थे, करीबन 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं इस बार। और आपको बताते चले साथ ही साथ पूरे देश भर से टीम्स आई हुई हैं यहाँ पर। आपने वाटर स्पोर्ट्स की बात की है तो आप जानते ही हैं कि पिछले साल भी किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इसी नौयत का एक वाटर लेवल स्पोर्ट्स इवेंट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। और कहीं ना कहीं इस बार नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, साल का पहला नेशनल इवेंट स्पोर्ट्स है। हमने देखा इससे पहले भी पिछले 2-3 साल से लगातार यहाँ पे, भले फिर आप अंडर 19 या 16 फुटबॉल इवेंट्स की बात कर लें या क्रिकेट इवेंट्स की बात कर लें, यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। और अब यहाँ पर 22 रन आतंकी हमले के बाद इस तरह से पहला कोई नेशनल इवेंट जिसमें लोग खचाखच भरे हैं, काफी ज्यादा स्पेक्टिकुलर है। बता दें आपको सना, काफी ज्यादा खूबसूरत विजुअल्स है यहाँ पर और मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त इसकी अशद जरूरत भी है क्योंकि आप जानते ही हैं किस तरह से इस वक्त एक ड्रग मेनेस की जो वबा है पूरे कश्मीर को अपनी चपेट में ले रही है। तो कहीं ना कहीं कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनको इस बार इन्वॉल्व किया गया है, जो डायरेक्टली मे बी बोट रेसेस में या जो अलग अलग मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट्स यहाँ होने वाले हैं, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट अदरवाइज जैसे सपोर्ट स्टाफ रहता है या आप देख सकते हैं कि जो बाकी लाइटिंग का स्टाफ रहता है उसमें भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कश्मीरीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिल रही है स्पोर्ट्स को। पर्टिकुलरली अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं सना, पिछले 4 साल में हमने देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे लड़के लड़कियां जो हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो अभी भी जो आप इस वक्त दृश्यों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर अब कल्चरल इवेंट शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में एलजी मनोज सिन्हा जो है अपनी स्पीच देंगे। 3 दिन का ये इवेंट रहेगा और 5 मेजर ऐसी गेम्स हैं जिसमें कैनोइंग, कयाकिंग, रोविंग जैसी गेम्स हैं जो खेली जाएंगी। तो कुल मिला के बात करें तो एक अलग ही फेस्टिव सीजन है क्योंकि कह सकते हैं कि 22 रन के बाद डल लेक कहीं ना कहीं मुरझा गया था, लेकिन आज जब इस नवियत का इवेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वापस से जो कश्मीर का वो स्पिरिट था वापस से जिंदा हो गया, स्पेशली स्पोर्ट्स के मीडियम के थ्रू। जी सना, बिल्कुल ये तस्वीरें रंगारंग कल्चरल इवेंट की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जब शुभारंभ हो रहा था, इफ्तिताह हो रहा था, तो इस मौके पर मौजूद है
हैं अभी भी एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, और साथ ही साथ आपको बताएं कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। सरोज हमारे साथ लगातार जुड़े। सरोज, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। कई सारे स्पोर्ट्स मुकाबले मुनक्किद होने हैं, 3 दिन का आपने बताया कि इवेंट है। ऐसे में जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें इस इवेंट से इस्तेफादा करना हो, उन्हें देखना हो, तो किस तरह की टिकटिंग रखी गई है, कितना प्राइस क्या है इसका, और साथ ही साथ जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए सहूलियात मैसर हो, इसको लेकर किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए? देखिए, आपको बताते चले लेकिन साथ ही साथ आपको दृश्य दिखाते रहेंगे क्योंकि कमाल के दृश्य हैं ये सर। यहाँ से आपको बताएं कि देखें, अभी अगर आप बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो जो इंतजामात रखे गए, भले वो एथलीट्स के हवाले से आप बात कर लीजिए या सपोर्ट स्टाफ साथ आया हुआ है बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, क्योंकि इस नौइयत के इवेंट्स पहले भी किए गए हैं तो उनकी तरफ से इंतजाम जो है वो बाज़ाब्ता रखा है यहाँ पर जी। और वही जो आप पहला सवाल पूछ रहे थे कश्मीर के हवाले से, आप प्लीज़ वो रिपीट करें। मेरा सवाल ये था कि इंतजाम किस तरह के हैं, चाहे वो कश्मीरी लोग हों, मकामी लोग हों या पर्यटक हों, अगर वो इस वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेना चाहते हैं तो किस तरह के इंतजाम, और अगर टिकट के हवाले से फराहमी की गई है तो इस के प्राइसिंग के हवाले से भी जानकारी दीजिएगा। देखिए सर, आपको बताते चलें कि देखिए अभी जो ये इस तरीके का इवेंट यहाँ पे चल रहा है, आज यहाँ पर हर एक को वेलकम है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको यहाँ SKICC में जहाँ जो इवेंट हो रहा है यहाँ पर अंदर नहीं आना है ये इवेंट देखने के लिए जी। जो डल पूरे 22 किलोमीटर पे फैला हुआ है, उस पे से करीबन 14 किलोमीटर है जहाँ पर आप लाइव इस इवेंट को देख सकते हैं। कहने की बात है, इस वक्त अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे वो सड़क है, वो पूरी जो सड़क है ये दर्शकों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन गई है, क्योंकि यही वो ट्रैक है जिसपे कॉम्पिटिशन्स खेले जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई टिकट्स रखी गई है, आप आ सकते हैं डल झील के किनारे पे कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करिए और आप इस इवेंट का लाइव आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। क्या बात है। तो कहाँ ये जान सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे पर्यटक हों चाहे मकामी लोग हों ये खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं और अपने बच्चों को और खुद को कहीं ना कहीं खुशी का मौका दे सकते हैं? सरोज, बेशक सना, और देखिए जिस तरह से मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा बाइसरन को, क्योंकि जिस तरीके से बाइसरन का इम्पैक्ट पड़ा उसके बाद अभी तक हकीकी माने में कहीं ना कहीं कश्मीर उभरा नहीं है। उस चीज से कोशिशें चल रही हैं, बिल्कुल उस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब आज जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, इस तरह का जब इवेंट होता है यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि अपनी फैमिलीज को लेके बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 22 अप्रैल से पहले के हालात थे यहाँ पे, जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक आस जगती है, स्पेशली जब आप रात में ओपन एयर में एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन देखते हैं, वो भी फ्री में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि आने वाले 3 दिनों के लिए भी इसी तरह की रंगत रौनक यहाँ लगी रहे। और सबसे बड़ी बात है, जो स्पोर्ट्स को एक होलिस्टिक पुश मिला है पिछले 4-5 साल में, वो बरकरार रहे। सना, बिल्कुल ये खूबसूरत नजारा सरोज कफील हमें दिखा रहे हैं डल झील से, जहां पर ये कश्तियां आप शिकारे को देख पा रहे हैं, जगमगाती हुई कश्तियां हैं, और ऐसे ही उम्मीद की जाती है कि ऐसे ही जगमगाता रहे जम्मू कश्मीर और किसी की नजर ना लगे। जिस तरीके से 22 अप्रैल को एक घटना घटी थी जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था, हैरान परेशान कर दिया था और बहुत बड़ा गम दिया था कहा जाए, और उसके बाद से अब पटरी पर लौट रही जिंदगी, और इसीलिए ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम अगर इंतजामी सतह पर कहें तो इंतजामिया के हवाले से कराए जा रहे हैं। और ये 3 दिनों का जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। एलजी खुद इस वक्त चेयर पर विराजमान है, आप देख पा रहे हैं, और उनके हमरा बैठे हुए हैं, इस वक्त मौजूद हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कल्चरल इवेंट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम का कहीं ना कहीं आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त चीफ गेस्ट उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला। सरोज, ये 3 दिनों का है, और साथ ही साथ अभी हमने देखा कि एक शिकारा झारखंड का जा रहा था बैनर लिए, और कौन कौन से स्टेट्स के ये उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आपने बताया, खासकर कौन कौन से स्टेट्स हैं, कुछ के नाम अगर आप बता सकें। झारखंड शिकारे को तो हमने देख लिया है, इसके अलावा कौन कौन से और राज्यों की शमूलियत हो रही है इस वाटर स्पोर्ट्स में?
देखिए, तेलंगाना है, पंजाब से टीम्स आई हैं, डाउन साउथ केरला से टीम्स आई है, और केरला आप जानते ही हैं कि वाटर स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है पहले से ही। केरला की टीम है यहाँ पर, तेलंगाना की है, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था। और अगर आप थोड़ा ऊपर की बात कर लेंगे वेस्ट की, तो महाराष्ट्र से कुछ प्लेयर्स आए हुए हैं। हालांकि वो महाराष्ट्र टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं सपोज जो गुजरात से आए हैं, पंजाब से आए हैं, लेकिन दूसरी टीमों के प्लेयर्स हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए ना, तो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के पूरे कोने से, जिसे हम कह सकते हैं लिटरली कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जो है, वहां से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जी। और अभी आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें, क्योंकि आपने इंतजामिया के हवाले से बात की थी, तमाम जो इंतजामात है यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है इसमें चोटिल होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, खतरा होता है। तो उसके चलते हुए यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ है, उन्होंने अपने इमरजेंसी फर्स्ट एड टेंट्स लगाए हुए हैं। साथ ही साथ फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है। SDRF NDRF की टीम जो है वो लगातार गश्त कर रही हैं पूरे डल लेक में जी। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, 3 दिन का ये उत्सव जो है, उम्मीद यही है कि इससे कहीं ना कहीं वो कश्मीरी भी इंस्पायर हो जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी लगती है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जब उनके पास डल लेक जैसा एक एहसास है, एक इतना बड़ा खजाना है, उसको कैसे यूटिलाइज करके अपने आप को भी कहीं ना कहीं मोल्ड करके स्पोर्ट्स की तरफ रागिब किया जाए, स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि फ्यूचर है वाटर स्पोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी रहेगी सना। बिल्कुल, और इसीलिए हमने कई ऐसे वाटर स्पोर्ट्स के जो माहिर हैं, जो जम्मू कश्मीर से निकले हैं, और कश्मीर का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा कि वो लहराते हुए नजर आए हैं। और तो ऐसे में जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है मकामी लोगों को और उन्हें जोश मिलता है, और वो अपने बच्चों को इस तरफ गामजन करने की तरफ सोचते भी हैं, जैसा कि सरोज ने कहा। सरोज, मैं कल और परसों की इवेंट के हवाले से जानकारी आपसे लूं, तो आप ये बताइएगा कि जब स्पोर्ट्स इवेंट की कल शुरुआत होगी, तो कब से कब तक ये स्पोर्ट्स इवेंट होते रहेंगे, और इसके बाद जब एक दूसरे दिन फिर से शुरुआत होगी, तो कब से कब तक का टाइम रखा गया? इवनिंग में ही शायद? देखिए मुख्तलिफ गेम्स है सना। देखिए, आज जो टूर्नामेंट का पहला राउंड हुआ, वो पहले एक प्रैक्टिस सेशन थी जहां पे इनको ट्रैक के ऊपर लिया गया, थोड़ा वाकिफ कराया गया कि डल लेक की जो वाटर बॉडी है वो किस तरह की है। उसके बाद अब जो आप एक्चुअल रेसेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा 5 ऐसी मेन कैटेगरीज है जिसमें इस टूर्नामेंट को तकसीम किया गया है, जिसमें कयाकिंग है, जिसमें कैनोइंग है, रोइंग है, ड्रैगन बोट रेस है, शिकारा रेस है। तो 5 जो ये मेन एलिमेंट्स रहेंगे, इनकी रेसेस जो है वो सुबह 9:30-10 बजे के करीब शुरू होते हुए 12-1 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर लंच के बाद फिर से कुछ रेसेस जो होती हैं वो और शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली इन्हीं 5 रेसेस को इन तमाम टीम्स में तकसीम किया गया है, जो कोशिश होती है कि 4 से 5 बजे तक खत्म हो जाए। अब आज चूंकि पहला दिन था, उसके चलते हुए पहला लेग जो है वो सुबह शुरू हुआ करीबन 10:30 और 2 बजे खत्म हो गया था। और आज स्पेशल इवेंट के लिए आप देख रहे होंगे इस प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी सी लंबी चली, इसके कारण इवेंट जो है थोड़ा शाम में रखा गया है। बाकी जो मेन टूर्नामेंट की रेसेस रहेंगी वो सुबह ही स्टार्ट हुआ करेंगी करीबन 9:30 से 10 के बीच, और शाम 4 बजे तक खत्म हो जाया करेंगी, जिनका फिर एक खाका बना के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से फिर उनके रिजल्ट्स जो है वो 23 तारीख को सामने आएंगे कि किस टीम ने कैसे पार्टिसिपेट किया और कौन विजयी बना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया और खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए सरोज। तो डल झील से आप खूबसूरत तस्वीर देख पा रहे हैं, और जहां पर 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। आज से आपको बताएं कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और इसके अलावा कई और यूटी से भी यहां पर प्रतिभागी पहुंच चुके हैं, जो आज शुभारंभ होने के बाद इस वक्त उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी इस हवाले से ऐतिहासिक तारीखी डल झील के हवाले से दी गई है, जो खूबसूरत रंगारंग प्रोग्राम भी आप देख पाते हैं। सरोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पेट सपा। आज से श्रीनगर में डल झील पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। देश भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। किश्तवाड़ के चसोती हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 67, 38 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी उतारा गया। काठुआ में बादल फटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं, सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे अब बीएसएफ में आरिसपुरा में आतंकियों के एक कबूतर को बीएसएफ ने पकड़ा है, जिसके पैर में धमकी भरी चिट्ठी बंधी थी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीएसएफ ने आरिसपुरा में आतंकियों के कबूतर को पकड़ा, जिसके पैर में धमकी भरी चिट्ठी बंधी थी। इस चिट्ठी में जम्मू रेलवे स्टेशन को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी थी। कबूतर से धमकी भरा लेटर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई और इस बात की जांच में जुटी हैं कि आखिर ये कबूतर आया कहां से, किसने कबूतर के जरिए धमकी भरा संदेश भिजवाया है। जांच जारी है और जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन सा संगठन। आरिसपुरा में बीएसएफ ने इस कबूतर को पकड़ लिया है। तो आरिसपुरा सेक्टर में कबूतर के पकड़े जाने के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस जो लेटर में था वो ये था कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। जो कबूतर के पास से लेटर मिला, खत मिला, और जिसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास की सुरक्षा को, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल रेल यात्रियों की तलाशी ले रहे हैं। पहचान पत्र देखने के बाद ही रेलवे स्टेशन में एंट्री दी जाती है। हम इस वक्त जम्मू रेलवे स्टेशन पर हैं और जम्मू रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जम्मू रेलवे स्टेशन है और सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जितने भी सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जबरदस्त यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि क्योंकि कुछ दिन पहले कहा जा रहा है कि बीएसएफ ने, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने आरिसपुरा सेक्टर में एक कबूतर को पकड़ा था और कबूतर के पकड़ने के बाद जब वहां देखा तो एक लेटर उसके साथ चिपकी हुई थी उस कबूतर के साथ, और इस लेटर में कहा गया था, इसमें एक धमकी दी गई थी कि जम्मू रेलवे स्टेशन जो है उसको आईडी से उड़ा दिया जाएगा, आईडी ब्लास्ट किया जाएगा। एक्चुअली जम्मू रेलवे स्टेशन पे जो बीएसएफ के सूत्र कह रहे हैं वो उनके मुताबिक ये उर्दू में लिखा गया था फ्रेज, और उर्दू में ये रिटन किया गया था और धमकी भरा जो पत्र है उसमें उर्दू में ये लिखा गया था कि आईडी जो है आईडी ब्लास्ट के जरिए जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाया जाएगा। तो उस धमकी के बाद जब बीएसएफ ने ये पिजन पकड़ा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया गया, जो लेटर था उसको हवाले किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस को, और उसके बाद रेलवे पुलिस भी हरकत में आ गई है और उसके बाद मजीद सख्त कर दिया गया है जितनी भी सिक्योरिटी के अपैरेटस हैं रेलवे स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं जितने भी पुलिस के लोग हैं वो पूरा जो है हर एक यात्री जो यहाँ पे पहुंच रहा है या कोई भी आदमी पहुंच रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। उनके बैग्स को खंगाला जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है और जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पर। जम्मू रेलवे स्टेशन के अंदर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी नाके लगाए गए और देखिए पूरा प्रॉपर रेलवे स्टेशन पे आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक करने के बाद ही यात्रियों को आगे आने की इजाजत दी जा रही है। बैग्स को भी पूरी तरह से खंगाला जा रहा है और जिस तरह मैंने कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन को जो पहली एंट्री है उसके वहां से लेकर जो जम्मू रेलवे स्टेशन के अंदर के जो प्लेटफॉर्म है जगह जगह पे तलाशी ली जा रही है पैसेंजर्स को, चाहे वो यात्री हों, टूरिस्ट हों या आम लोग जो पैसेंजर हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ही उनको अंदर या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर आने की इजाजत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो पहले भी यहाँ पे कई बार धमकी भरे पत्र मिले हैं, धमकी भरे लेटर्स सिक्योरिटी एजेंसीज को मिले हैं और कहीं ना कहीं जम्मू रेलवे स्टेशन हो, जम्मू बस स्टैंड हो, जम्मू के जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे रघुनाथ टेम्पल है या बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या प्राइवेट प्लेसेस हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, हमेशा ही आतंकवादियों के थ्रेट में रहे हैं, आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। और फिर एक बार अब जम्मू रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से धमकी भरा पत्र मिला है जम्मू रेलवे स्टेशन को जो नुकसान पहुंचाने का, यहाँ पे धमाके करने का, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी जोखिम नहीं ले रही है और सिक्योरिटी जिस तरह मैंने कहा जो मेजर्स हैं उनको मजीद बीफ अप कर दिया गया पूरे जम्मू रेलवे स्टेशन के साथ साथ जो बाकी सेंसिटिव एरियाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, आर्मी की बिल्डिंग्स है, पुलिस की बिल्डिंग्स है या बस स्टैंड हो या बाकी एयरपोर्ट हो, हर जगह पे जबरदस्त सिक्योरिटी के मजीद इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू रेलवे स्टेशन जम्मू। साजिश वाले कबूतर के बाद अब साजिश वाले ड्रोन की बात। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। ये संदिग्ध ड्रोन गजनसू मढ़ इलाके में देखा गया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इसके पीछे के सच को तलाश करने में जुटी हुई है और पूरे इलाके को इस वक्त छाना जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन आया कहां से। मड ब्लॉक के देवरा नपू एरिया जो कि गांव है, वहां पे आज दिन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों ने एक ड्रोन को स्पॉट किया जो कि पाकिस्तान से मोस्टली आया था। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जम्मू हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है ये। और मड ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वह गजनसू, मड और बाकी एरियाज में ये सारे जो एरियाज हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल सटे हैं। वहाँ जो देवरा नपू एरिया है, वहाँ गांव में एक ड्रोन को स्पॉट किया गया आज दोपहर को। और ड्रोन कहा जा रहा है कि कुछ टाइम वहाँ पे फ्लाई किया और उसके बाद वो वापस चला गया। उसके बाद पूरा जो एरिया है उसको ज़बरदस्त उसमें तलाशी अभियान छेड़ दिया गया है। जगह जगह पे सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अप्रहेंशन ये है कि इस ड्रोन के जरिए क्या कोई एयर ड्रॉपिंग की गई है आर्म्स और एमिनेशन की, क्योंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत बार वायलेशन की है, अपने ड्रोन भेजे हैं और उन ड्रोन के जरिए आर्म्स और एमिनेशन की ड्रॉपिंग की है। इसका सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं वो सांबा एरिया में देखने को मिले, कठुआ में देखने को मिले और इसके साथ साथ बाकी एरियाज में भी देखने को मिले हैं। तो उसको देखते हुए BSF हो, पुलिस हो, SOG हो, सारी जो है मौके पे है और तलाशी अभियान बिल्कुल छेड़ दिया गया है चपे चपे एरिया में। और ये देखा जा रहा है कि कहीं आर्म्स और एमिनेशन तो नहीं गिराए गए। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का से आगाज हो चुका है। ऐतिहासिक डल झील की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। CM इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। करना चाहता हूं कि जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया है, इससे बेहतर जगह शायद आपको इन गेम्स के लिए मिल नहीं सकती। हमें वैसे भी अपनी इस खूबसूरती पे नाज है और शायद देख के आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों ये खूबसूरत झील, झील के किनारे ऊंचे पहाड़, इस झील पे बदकिस्मती से अभी तक तो शिकारे सारे लाइटों से सजे हुए थे। मुझे अफसोस हुआ जब वो यहां से चले गए, लेकिन इस झील पे ये शिकारे, ये झील हमारी पहचान है। इस झील के बिना शायद श्रीनगर अधूरा होगा, लेकिन इस झील का इतना ही लंबा वाटर स्पोर्ट्स के साथ रिश्ता है जितना शायद यहाँ लोगों का इस कश्मीर की वादी में बसने का है। शायद ही श्रीनगर का कोई बाशिंदा होगा जिन्होंने इस झील में तैरना नहीं सीखा होगा। मैं खुद उन लोगों में से शामिल हूं जिन्होंने पहली बार अगर वाटर स्कीइंग की तो इसी झील पे जो 4 हमारे वाटर स्पोर्ट्स के बोट लगते थे वहां से उतर के वाटर स्कीइंग की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने झील क्रॉस किया है स्विमिंग के जरिए, उनको डल क्रॉस माना जाता है। वो फख्र से कहते हैं कि आई एम डल क्रॉस। और कुछ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ एक बार क्रॉस किया बल्कि हाथ लगा के वापस गए और वो कहते हैं कि आई एम डबल डल क्रॉस। तो वाटर स्पोर्ट्स और डल लेक का जो है एक बहुत पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते को एक नया सूरत दिया हुआ है, एक नई रंग यहाँ पे लगाई गई है इन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के जरिए। मैं जो 800 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए हैं उन्हें यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप एक बड़े अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। आज आप शायद थक गए होंगे ये सुनते हुए, लेकिन हम जैसे लोग बार बार आपको इस चीज का याद दिलाते हैं कि ओलंपिक्स में भी बार बार ये कहा जाता है कि जीतना अपनी जगह, लेकिन हिस्सा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। मुमकिन है कि सब जो है यहाँ से जीत के नहीं जाएंगे,
लेकिन आप सब जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे और उम्मीद करता हूं कि जब आप यहां से वापस जाएंगे तो ऐसे दोस्ती ऐसे रिश्ते कायम करके जाएंगे जो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। अगर हमसे कोई कमी हुई, कोई कोताही हुई, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में लगातार 5 साल आपने हमें दिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमने आपके सामने नज़ारा रखा हुआ है, ये वाटर स्पोर्ट्स भी जो है लगातार आप झील डल पे कराइए और हमें मेहमान नवाजी का मौका देते हुए मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ खैर मकदम करते हुए तमाम एथलीट्स को बेस्ट ऑफ लक करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे तारीखी डल झील पर, वो इस आपसे कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम मेहमानों का, तमाम उम्मीदवारों का वो खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए सीएम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नजर आए। उन्होंने कहा कि इसके लिए, इस वाटर स्पोर्ट्स के लिए श्रीनगर की डल झील को चुना जाना फखरिया बात है उनके लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि हमें डल झील पर नाज है और जो लोग आज डल झील को देख रहे हैं और इस खूबसूरत नजारे को देख रहे हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमें डल झील पर नाज क्यों है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर तमाम खबरें। नमस्कार। एसिडिटी, गैस। कुपवाड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम की। चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले में जांच जारी। वीरभूमि का अविस्मरणीय दर्शन, सीमा पर एनसीसी कैडेट्स का दिन, बेटियों ने संभाली AK-203 राइफल, दिखाया जज्बा। उधमपुर के लिए अच्छी खबर, उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन करेगा शुरू, व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कुपवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की मिली धमकी, बीएसएफ ने बॉर्डर पर कबूतर पकड़ा, कबूतर के पैर में बंधा था धमकी भरा लेटर। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। ससुराल के आंगन के बाहर बेटी का किया अंतिम संस्कार, दहेज में दिए सामान की बनाई चिता। सांबा के जतवाल में बड़ा हादसा, टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी बस, एक यात्री की मौत, 40 घायल। सांबा बस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल 8 लोगों का विजयपुर एम्स उन्हें रेफर कर दिया गया। सांबा बस दुर्घटनाग्रस्त पर सीएम उमर ने दुख जताया है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और हर संभव सहायता का आश्वासन उनकी तरफ से दिया। स्वागत है आपका। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और इस वक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संबोधन कर रहे हैं। के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके कारण ऐतिहासिक शहर श्रीनगर को पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी का अवसर मिला है। माननीय मंत्री जी का भी मैं श्रीनगर में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है। मैं अपने सभी अतिथियों को जो देश के कोने कोने से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का आनंद लें। 2 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स काइकिंग, कैनोइंग एवं रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट तथा जम्मू कश्मीर के अद्भुत अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। वैसे सच कहा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से प्रकृति जम्मू कश्मीर की एक बड़ी परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ और कठुआ ने भीषण प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी पीड़ित परिवारों से कहना चाहता हूं
कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार और भारत सरकार आपके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त को हम डल लेक की लहरों पर खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। अगले 2 दिन पूरा देश खिलाड़ियों के स्किल, पैशन और इंड्योरेंस के साथ साथ सबसे बढ़कर उनके साहस का भी साक्षी बनेगा। अगले 2 दिन तक चलने वाले कॉम्पिटिटिव खेल देश भर के युवाओं को एक साथ आने, एक ही वातावरण में रहने और एक ही साथ भोजन साझा करने तथा साथ ही खेल उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेंगे। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की उस मूल भावना को कायम रखने और उसे रिन्यू करने का है जो सभी लोगों के बीच शांति, समानता और मैत्री को बढ़ावा देना चाहती है। डल के किनारों से अगले 2 दिन यही स्पिरिट देश के हर हिस्से में पहुंचे, ये मेरी कामना है। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों को उनका उचित स्थान पिछले 10-11 वर्षों में मिला है। जम्मू कश्मीर उनके प्रयासों का एक जीता जागता उदाहरण है। खासतौर से पीएमडीपी के अंतर्गत जो फंडिंग हुई जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं कह सकता हूं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमडीपी के तहत हम बना सके और लगभग 20 जिलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिस पर हमें खुशी है। इंडोर स्टेडियम हो, गांव में प्ले फील्ड हो, 100 में से 92 खेलो इंडिया सेंटर बन गए हैं। मैं भी 2-3 दिन पहले पता कर रहा था तो किसी में कोर्ट का स्टे था तो कहीं जमीन का विवाद था। वो 8 जो सेंटर बचे हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। और इसके कारण एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है जो यहाँ के युवाओं के संकल्पों और सपनों को साकार कर रहा है। एक व्यापक स्पोर्ट्स कल्चर भी पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकसित हुआ है। यहाँ बच्चे हों, युवा हों, हर स्तर पर जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल हो, स्कूल कॉलेज हो या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, खेलने को काफी प्रोत्साहित किया है। पिछले 5-6 वर्षों में जहां 3 से 4 लाख लोग स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करते थे, वो बढ़कर के अब 30 से 40 लाख हो गया है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, विंटर स्पोर्ट्स के लिए अनेक मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोचिंग की व्यवस्था यहाँ हो सकी है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करे और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन करे। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई है और कठुआ के बनी बसौली में वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मोटे तौर पर डेवलप हो गई है। एक अन्य बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा कम होती है। अनेक वर्षों बाद अभी 2024 में मैं कहूं कि एक लंबे अंतराल के बाद लीजेंड लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी कश्मीर घाटी में हुआ था। वह टूर्नामेंट स्वयं इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों बड़े परिवर्तन हुए। 2020 से जम्मू कश्मीर ने अब तक 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी की है। गुलमर्ग भारत के विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उभर रहा है। भारत ने इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स, खासकर स्विमिंग और वाटर पोलो में अनेक उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल की हैं, लेकिन ये भी सच है कि वैश्विक स्तर पर हम अपना दबदबा अभी तक नहीं बना पाए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न डिसिप्लिन में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। हमें इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न गेम्स पर अपनी नजरें टिकानी होगी। जब तक हम लक्ष्य ऊंचे नहीं रखेंगे, हम कभी भी शिखर को नहीं छू पाएंगे। मैं सभी बच्चों,
और युवाओं और विशेष रूप से यहाँ भाग लेने वाले वाटर स्पोर्ट्स के सभी नौजवानों से ये आग्रह करूंगा कि इसमें गहरी रुचि लेने की आवश्यकता है। हम इन खेलों में और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वाटर स्पोर्ट्स टीम भावना का संचार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। वाटर स्पोर्ट्स टीम भावना के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी हो सकता है और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सभी युवाओं को एक अवसर प्राप्त होता है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि जब आप सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की समाप्ति के पश्चात अपने राज्य में या अपने यूटी में अपनी कम्युनिटी और परिवारों में लौटें, तो आप अपने सभी परिचितों को जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसे जरूर बताइए। जम्मू कश्मीर में अनेक बदलाव हुए हैं और एक युगांतकारी परिवर्तन के दौर से जम्मू कश्मीर गुजरा है। मैं इसकी समृद्धि का इतिहास बड़ा पुराना है। अभी जून में कश्मीर से कन्याकुमारी रेल नेटवर्क से जुड़ने के पश्चात कंप्लीट इंटीग्रेशन के ख्वाब को भी पूरा कर रहा है। आप अपने राज्य वापस जाकर ये अवश्य बताइए कि जम्मू कश्मीर के युवा उसी तरह आज स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस तरह बाकी देश के नौजवान ले रहे हैं, चाहे वो काइकिंग की पैडल हो या बाकी खेल हो। और अपने राज्य वापस जाकर मित्रों और समुदायों के साथियों को अवश्य बताइए कि अब जम्मू कश्मीर में बंद और हड़ताल के कैलेंडर नहीं निकलते, बल्कि खेलो इंडिया गेम्स के कैलेंडर निकाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज स्ट्रीट में नहीं बल्कि स्टेडियम में सुनाई पड़ती है। ये ऐसे बदलाव हैं जिस पर जम्मू कश्मीर और पूरे भारत को गर्व है। राष्ट्र के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में 3 दशक से भी ज्यादा समय तक बड़ी पीड़ा झेली है। अब एक नया जीवन जी रहा है यहाँ का नौजवान। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आप इसकी नई कहानी पूरे देश में पहुंचाएंगे। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2 दिन आपको एक साथ काम करने और एक साथ खेलने की भावना को जीना है। मुझे विश्वास है पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से आप एक महान राष्ट्र का हिस्सा होने की भावना का संचार करेंगे। आज डल लेक के किनारे वाटर स्पोर्ट्स का यह महाकुंभ विविधता में एकता की हमारी भावना और उसकी शक्ति का भी प्रतीक है। जीत या हार से अधिक 28 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी, 800 खिलाड़ियों की खेल भावना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी। मैं सभी खिलाड़ियों, आयोजकों और प्रशंसकों को अत्यंत सफल और यादगार पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय, खेल मंत्री जी और खेल राज्य मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो श्रीनगर से सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे थे। अब से कुछ देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, संबोधन उनका जारी था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आगाज हो चुका है, आज से 3 दिनों तक ही जारी रहने वाला है। और इस मौके पर आपने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सुना और उससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला भी खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उपराज्यपाल सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से तमाम जो एथलीट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, उन का खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया और कहा गया कि जब आप यहाँ से अपने वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट को ख़त्म करके जाएंगे अपने अपने इलाके में, अपने अपने राज्यों में, तो यहाँ के हवाले से जो तब्दीली आपने देखी है वो ज़रूर अपनों को बताइएगा। ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से तमाम बातें कही गई। उसके अलावा साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रिया अदा किया गया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से। तो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज से शुभारंभ हो चुका है। 3 दिनों तक इस वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स जारी रहेंगे, जिनमें कई तरह के इवेंट्स होने वाले हैं वाटर स्पोर्ट्स के। और इस इवेंट की शुरुआत के हवाले से भी जानकारी दी गई कि सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया कि ये जो शुरुआत है डल झील को इसका चुनाव करना उनके लिए, उन्होंने कहा कि बाइसे फख्र है। और साथ ही साथ वो ये कहते हुए नजर आए और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी इस बात को दोहराया गया कि श्रीनगर में अब हड़ताल नहीं होता है, हड़ताल की कॉलें नहीं होती। अब श्रीनगर में, कश्मीर में, घाटी में शांति है
और शांति स्थापित होने के बाद इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और इससे पहले आपने सुना था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के रहने वालों का ताल्लुक कश्मीर से है, उसी तरीके से डल झील, ऐतिहासिक डल झील का ताल्लुक वाटर स्पोर्ट्स से, यानी इतना गहरा ताल्लुक है, इतना पुराना ताल्लुक है, इतना पुराना रिश्ता है, जिस पर वो कुछ देर पहले रोशनी डाल रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शुभारंभ हो रहा था और कल्चर इवेंट भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर थिरकते हुए नजर आए जो चीफ गेस्ट मौजूद थे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पेट सपा। कुपवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की मिली धमकी, बीएसएफ ने बॉर्डर पर कबूतर पकड़ा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने की घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने प्रभावित लोगों के लिए जारी राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द राहत पहुंचाने, आवश्यक सेवाओं की फौरन बहाली और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और प्रभावित लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सनत नगर में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जो कई बार समय सीमा तय करने के बावजूद पूरा नहीं हो पाया है। जायजे के दौरान उन्होंने निर्माण में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी जांच के आदेश दे दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये पता लगाएंगे कि ठेकेदारों को अधिकांश भुगतान किए जाने के बावजूद आखिर ये पुल अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। देखिए, ये पुल था, ये सनत नगर जो पुल था, ये 2024 में कंप्लीट होना चाहिए। एक साल का इसका टर्नओवर था, ठेकेदार नहीं कर पाया और मैंने वही देखने आया था कि पुल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। और मैं देखूंगा अगर मेरे ऑफिसर किसी की गलती होगी तो उसके पे भी एक्शन होगा। और ठेकेदार साहब को मैंने साफ कह दिया कि आप ये सोचें कि आपके कहने से ये काम चलेगा, नहीं, ये डिपार्टमेंट के कहने से काम चलेगा। और मैं हैरान हुआ जब मैंने पूछा कि ठेकेदार ने पेमेंट कितनी ली है, क्योंकि इसको अलॉटेड वर्क जो है वो 29 करोड़ का है इस पुल का, और पेमेंट उसने अभी तक ले चुका है 2023 से लेके आज तक 23 करोड़, पीछे रह गया 7 करोड़। तो भैया 7 करोड़ क्या पेमेंट है इतने बड़े काम के लिए? तो इसलिए ये इतनी पेमेंट कैसे होगी, ये भी सवाल खड़ा करता है। मैं अपने ऑफिसरों को पूछूंगा, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है कि ये भी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनको अभी चार्ज मिला है। तो इसलिए मैं अपने ऑफिसरों को, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है इसकी इंक्वायरी करें, ये पैसा इतनी पेमेंट कैसे होगी, और वर्क डन जो हुआ है वो भी पूरा कैलकुलेट करें कि क्या इतना काम हुआ है जितनी पेमेंट हुई है। ये चीजें सारी नोटिस की जाएंगी और जो इसने टारगेट मिस किया है उसकी पेनल्टी लगाएंगे। और अगर ये काम नहीं कंप्लीट करेगा, अब 15 नवंबर तक टाइमिंग हमने दे दी है इसको, और 15 नवंबर को नहीं करेगा तो इसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और हम अपना काम इसको कंप्लीट करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के ठीक एक दिन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नई दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और इन विधेयकों के खिलाफ सामूहिक रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीतिक सक्रियता के बीच जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है। इस विधेयक का मकसद भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ कड़ा संदेश देना है। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी। कल से जो ये बिल्स आई हैं और जिसमें चीफ मिनिस्टर के पावर्स को कहीं ना कहीं कटेल करने की एक अटेम्प्ट है, हालांकि ये सिलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं इस पर बवाल मचा रही है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, घेरने की कोशिश बीजेपी को, सेंट्रल को, और कह रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। वो लोग जानते हैं, जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं उनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि सदियों तक जिनका कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना पीडीपी का बन सकता है,
ना आम आदमी पार्टी का बन सकता है और ना ही किसी समय में भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस का बन सकता है। वो जानते हैं, इसके बावजूद परेशान हैं। परेशान किसको होना चाहिए? जो देश के प्रधानमंत्री। वो परेशान नहीं है, वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन विपक्ष में बैठने वाले नेता कभी नहीं चाहते कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है यहां पर आए। सकारात्मक राजनीति ये लोग नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार किया है 2004 से लेकर 14 तक 10 वर्ष के अंतराल में कितने घोटाले हुए थे। ये लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां इनके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों का डर इनको सता रहा है। कुछ लोगों ने क्रिकेट के घोटाले किए हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं बड़े लेवल पे इसको प्रोडिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने, उनको लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो जेल के अंदर चले जाएंगे तो उनको छोड़ना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल वोट देता है, जब आपने मुझे वोट दिया था तो ये सोचकर वोट दिया था कि हम लोग किसी ईमानदार नेता को वोट दे रहे हैं, और कारण यही था। जब हम ईमानदार नेता को वोट देना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, हम चाहते हैं ईमानदारी हमारे सामने हो, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हमारे सामने ना हो। ऐसे समय में जब वो नेता भ्रष्टाचारी बन जाता है तो क्यों कर उसको बड़ी गद्दी पर रहने का हक है, उसे वो हक नहीं मिलना चाहिए किसी भी सूरत में। और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उनको परेशानी है। 17 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, गठबंधन सरकारें हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक जगह सरकार है, किसी की 2 जगह सरकार है, कांग्रेस की शायद 3 जगह सरकार होगी, और उसके बावजूद इनको जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग इन बिल्स के जरिए या इस लॉ के जरिए अपोजिशन को घेरना चाहते हैं। अपोजिशन की जो एक तरह से उनको घेर कर वेंडेटा, जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको हम कहेंगे, उसको वो लेना चाहिए। कोई वेंडेटा नहीं है। देश में 140 करोड़ लोगों का सर्वे आप करिए, उनसे बातचीत करिए, उनमें एक मैं भी हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ईमानदार हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो ऐसे समय में जब इंडिविजुअल चाहता है तो ये इंडिविजुअल की चाहत है। अगर कोई सरकार केंद्र में बैठी हुई है, अगर कोई वो बिल लाती है और उस बिल को रखने वाले के मुंह के ऊपर प्रतियां फाड़ी जाती हैं, उनके ऊपर फेंका जाता है, ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जानते हैं किसी ना किसी दिन वो अंदर होंगे और वो इंडिविजुअल होने के नाते, मिनिस्टर होने के नाते, सीएम होने के नाते उतारे जाएंगे। पीएम ये कभी नहीं बन सकते, सदियों तक, याद रखिएगा, सदियों तक इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं बन सकता। हाँ, चीफ मिनिस्टर किसी कई 1-2 प्रदेशों में ये बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री भी इनके लोग बनेंगे, लेकिन क्यों आहत हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पुलवामा जिले के लासीपुरा स्थित सिडको औद्योगिक स्टेट का दौरा किया और स्टेट की जमीनी स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इकाई मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें आ रही समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन भी दिया। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिव कोल्ड चेन एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और इंडस्ट्रियल क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की। बड़े जाम लग जाते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, तो उसकी वाइडनिंग की जाए। उसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया है कि वो एक डीपीआर सीआरएफ में बनाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये डीपीआर बना के हम दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद वहाँ से जब सैंक्शन आती है तो उसमें काम करेंगे। तो लिहाजा हमारी जो और भी काफ़ी सारे इनके इश्यूज़ थे, कुछ बैंक के था कि बैंक एक है, कुछ नेशनल लेवल का बैंक खुलना चाहिए, या कुछ और भी छोटी कोई बिजली की छोटी मोटी थोड़ा लो वोल्टेज का था, कहीं अनशेड्यूल कट का इशू था, थोड़ा इन्होंने कहा। वो चीज़ें मैंने जहाँ जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट था पीडीडी, मैंने उनके ऑफिसरान को कह दिया है, और पानी के लिए भी जो ऑफिसरान उनके आए हैं मैंने उनके लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट। लिहाजा ओवरऑल नटशल यही है कि जो बातचीत हुई बड़ी अच्छी हुई और मैंने जो देखा, लेकिन एक चीज़ मैंने इनको कहा अपने डिपार्टमेंट को भी और एडीसी साहब को भी और जो इंडस्ट्री यूनिट हैं कि यहाँ अगर हमने क्लाइमेट को बचाना है, पोल्यूशन को बचाना है,
तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रिप जो सड़कों के साथ साथ लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह के यहाँ पेड़ लगाए जाएं ताकि ग्रीनरी हो, जिससे यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोका जाए। और दूसरा, मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान मेरे पास आए थे, मैंने उनका कहा कि सख्ती के साथ जितने भी यूनिट यहाँ लगे हैं, अगर वो पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, दरियाओं में जो पानी जा रहा है गंदा फैक्ट्रीज़ का, उसके लिए भी मैंने कहा कि ये इंडस्ट्रीज जो ओनर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पानी को अंदर कोई प्लांट लगा के उसको कंट्रोल करें, और जो नहीं करेगा उसको हम कंट्रोल करें। LHDC करगिल के माननीय अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान मुलाकात के दौरान डॉक्टर आखून ने उन्हें 26 अगस्त को आयोजित होने जा रहे सुरू महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसे रिजिजू ने स्वीकार कर लिया है। और अब आखिर में नजर डालेंगे अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। देश भर के 500 से ज्यादा प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने खेल मंत्रालय का जताया आभार, बोले डल झील वाटर स्कीइंग के लिए रही है आदर्श, ये झील हमारी पहचान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि प्रतिभागी कश्मीर की सुंदरता और संस्कृति के साक्षी बनेंगे। अब घाटी में हड़ताल नहीं होती, युवा अब स्टेडियम में दिखते। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक, किश्तवाड़ और कठुआ हादसे के प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की। शीघ्र सहायता, आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सनत नगर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जताई चिंता, जांच कराने की कही बात। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा का दौरा किया। कंपनी मालिकों के साथ बैठक की, स्टेट में आ रही समस्याओं का जायजा लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक बशीरुल हक चौधरी ने समीक्षा बैठक की और राजौरी और पुंछ जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र की कामकाज की समीक्षा की। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई। उधमपुर के लिए अच्छी खबर, उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन करेगा शुरू, व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। रियासी जिले के वक्कल गांव के युवाओं ने रेलवे ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। रेलवे में निकली भर्तियों में नजरअंदाज करने से खफा, बोले कोकड़ रेलवे स्टेशन के लिए निकली भर्तियों में स्थानीय युवाओं को नहीं दिया गया मौका। रियासी के लोगों ने संसद में पेश हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 का स्वागत किया, बोले अब जम्मू कश्मीर की राजनीति साफ सुथरी होगी, ईमानदार लोग ही आएंगे और युवाओं को राजनीति में नया रास्ता मिलेगा। श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें विभिन्न संस्थानों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य कश्मीर के लोगों में मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गजनसू मढ़ के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। बडगाम के मजपथरी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक का किया गया आयोजन। अभिभावकों को शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। मिशन युवा रियासी में बदल रहा है युवाओं की जिंदगी, अब तक 250 युवाओं को मिली वित्तीय मदद। छोटे छोटे बिजनेस और स्वरोजगार की हो रही है शुरुआत। रंगमर्ग में महिलाओं ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में किया प्रदर्शन, बोले स्मार्ट मीटर लगने से उनके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, वो अतिरिक्त बिल नहीं भर पाएंगे। कुपवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट की मिली धमकी, बीएसएफ ने बॉर्डर पर कबूतर पकड़ा, कबूतर के पैर में बंधा था धमकी भरा खत। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप, ससुराल के आंगन के बाहर ही किया बेटी का अंतिम संस्कार, दहेज में दिए सामान की बनाई चिता। सांबा के जितवाल में बड़ा हादसा, टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी बस, एक यात्री की मौत, 40 घायल। सांबा बस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, गंभीर रूप से घायल 8 लोगों का विजयपुर एम्स में कराया जा रहा है इलाज।
सांबा बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर में बादल फिर बन सकते हैं मुसीबत, 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग की सतर्क रहने की अपील। कठुआ में बादल फटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं, सड़क से मलबा हटाने का काम अब भी जारी। डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी जम्मू समेत कई अधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, कठुआ में बादल फटने के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया।